लास्ट क्लास हम लोग साइंटिफिक रिसर्च तक कर लिए थे, ठीक है। और एक बार मैं क्विक ये वाले पोर्शन को एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ विद इन 2 मिनट्स में। लास्ट क्लास हम लोग ये सीख लिए थे कि अगर साइंटिफिक रिसर्च वाला एसेट को सोल्ड किया जाता है बिना बिजनेस पर्पस में यूज़ हुए, तो हम लोग डायरेक्ट जो पैसा आ रहा है, जितना डिडक्शन अर्लियर आप ले लिए थे उतना अमाउंट पीजीबीपी में चला जाएगा और एक्सेस वाला अमाउंट कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर वही कोई एसेट जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज़ हो रहा था अब उसको नॉर्मल बिजनेस में यूज़ करने लगे हो, तो फर्स्ट आप उस एसेट को ब्लॉक में इंक्लूड कर देंगे। बोलने का मतलब है मेरा एग्जिस्टिंग ब्लॉक A+B ऑलरेडी था 70 लाख, सी नाम का एक एसेट था जिसका दाम 50 लाख था जो यूज़ हो रहा था साइंटिफिक रिसर्च के लिए और जिसका डिडक्शन मैंने 50 लाख एक बार में ले लिया था, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यही एसेट को दूसरे बिजनेस के लिए यूज़ कर रहा हूँ। मैं अब यही एसेट दूसरे बिजनेस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो लॉ बोलता है कि ठीक है आप एक काम करिए, आप इसको ब्लॉक में ऐड करिए बट नील वैल्यू पे। यानी कि देखो A+B+C मिला के भी कितना 70 लाख और A+B मिला के भी कितना था 70 लाख। और जब आप वो एसेट को सोल्ड करोगे सी को, तो जितना वैल्यू में आप सोल्ड कर रहे हो उससे लेस कर देना। मान लो मैं इसको सोल्ड कर रहा हूँ 60 लाख में सी को, तो 60 लाख से लेस हो जाएगा। ये मैंने पढ़ा दिया था। तो देखिए क्या है, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट टू बी इंक्लूडेड इन द रेलिवेंट ब्लॉक ऑफ एसेट शैल बी टेकन एज निल एज द फुल अमाउंट हैज बीन अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 35। और दूसरा क्या पढ़ा था, अगर बाद में वो एसेट सोल्ड होगा तो जितना माइनस होना था ब्लॉक से आप उसको माइनस कर देंगे। फिर हम लोग यही पढ़े थे कि डोनेशन भी एक तरह का रिसर्च एक्सपेंसेस होता है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं भी हो सकता, ठीक है, जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं भी हो सकता। ध्यान दीजिएगा, आप ये डोनेशन अगर साइंटिफिक रिसर्च के लिए कर रहे हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगा 100% डिडक्शन, ठीक है। इफ़ यू आर डोनेटिंग इट फॉर साइंटिफिक रिसर्च देन आपको डोनेशन मतलब देन आपको डिडक्शन मिलेगा 100% डिडक्शन आपको मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 100% डिडक्शंस कब मिलेंगे, अगर आपने पैसा एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या अदर इंस्टीट्यूशन इन लोगों को दिया है जो साइंटिफिक रिसर्च करवाते हैं। बट ये लोग सब के सब क्या होने चाहिए बताइए, अप्रूव्ड होने चाहिए, ठीक है। उसी तरह से अगर आप डोनेशन करते हो 100% डिडक्शन मिलेगा, इन लोगों को पैसा दोगे तो 100% डिडक्शन मिलेगा। अगर इन लोगों का जो प्रोग्राम है वो अप्रूव्ड है और वो फॉर साइंटिफिक रिसर्च के लिए हो रहा है तब आपको डिडक्शन मिलेगा। उसी तरह से डोनेशन टू कंपनी में भी हम लोग 100% डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और उसी तरह स्टैटिस्टिकल रिसर्च में भी 100% डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। ये जनरल रीडिंग कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाइए टेलीकॉम लाइसेंस पे, ठीक है। टेलीकॉम लाइसेंस क्या होता है प्लीज़ ध्यान से सुनिए। कभी कभी क्या होता है, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो टेलीकॉम लाइसेंस पे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस करना है, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस करने के लिए जो वोडाफोन हुआ, आइडिया हुआ, जियो हुआ, दिस आर व्हाट टेलीकॉम बिजनेसेस, ठीक है। अब इन लोगों को टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस करने के लिए एक लाइसेंस लेना पड़ता है जिसके लिए पैसा लगता है, तो वो टेलीकॉम लाइसेंस फी रहता है। तो ये जो टेलीकॉम लाइसेंस फी है इट इज़ एन एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट बोलता है कि अगर आप एक टेलीकॉम लाइसेंस फी ले रहे हैं तो ये एक तरह का एक्सपेंडिचर है, ये एक तरह का क्या है, एक्सपेंडिचर है और इसका डिडक्शन आपको मिलेगा, इसका डिडक्शन आपको मिलेगा। तो इसका डिडक्शन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डिडक्शन पहला बात, ये जो टेलीकॉम लाइसेंस फी है जो आप लाइसेंस लेते हो ये धंधा करने के लिए, ये एक तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये एक तरह का क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और ये आपने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आप करते हो, क्यों करते हो, ताकि आप टेलीकम्युनिकेशन सर्विस दे पाओ। तो लाइसेंस जो होता है आपको इसका डिडक्शन मिलेगा, चाहे आप धंधा शुरू होने से पहले लिए हो लाइसेंस या बाद में लिए हो, उससे अपने मतलब नहीं है। लेकिन लाइसेंस का डिडक्शन आपको मिलेगा अगर आप पेमेंट एक्चुअल में किए हो। ये याद रखिएगा, लाइसेंस बिजनेस शुरू होने से पहले लियो या बिजनेस शुरू होने के समय लियो, उससे अपने को मतलब नहीं है। लाइसेंस का जो पेमेंट किए हो, टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस खर्चा होता है, वो लाइसेंस का जो खर्चा का आप पेमेंट किए हो उसका आपको डिडक्शन मिलेगा एट द टाइम जब आप पेमेंट किए हो। जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे तब तक आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। और डिडक्शन शैल बी अलाउड ऑन प्रो राटा बेसिस फॉर द ईच ईयर ऑफ द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। जब पेमेंट होगा, जितना पेमेंट होगा उस पेमेंट के अनुसार आपको डिडक्शंस मिलेगा। अब
बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं बोलना ये चाहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने लाइसेंस लिया, लाइसेंस वैलिड है 10 इयर्स के लिए, और ये लाइसेंस आपको पड़ा है 20 लाख का। तो 20 लाख का डिडक्शन एक बार में नहीं करना है आपको, 20 लाख का डिडक्शन आपको उसके पूरे यूजफुल लाइफ में करना है। Am I clear with this? 10 साल उसका यूजफुल लाइफ है, तो 20 लाख जो आपने डिडक्शन का पेमेंट किया है, मतलब 20 लाख जो आपने लाइसेंस का पेमेंट किया है, वो 20 लाख डिवाइडेड बाय द यूजफुल लाइफ हो जाएगा। यही वो बोलने मांग रहा है। बोलने का मतलब है मैंने लाइसेंस लिया, मान लीजिए 21-22 में मैंने लाइसेंस लिया, ठीक है, लाइसेंस, उस लाइसेंस का दाम था 50 लाख, बट मैंने 21-22 में पे नहीं किया। 21-22 में मैंने वो लाइसेंस को, मतलब लाइसेंस का दाम पे नहीं किया। अब क्या हुआ, 22-23 में मैंने लाइसेंस को पे किया, ठीक है, मैंने लाइसेंस के प्राइस को पे किया। मान लीजिए लाइसेंस के प्राइस को मैंने पे किया पूरा का पूरा 50 लाख, तो डिडक्शन मिलना स्टार्ट होगा आपको इस साल से जितना आपने पे किया, ठीक है। अब मान लीजिए यूजफुल लाइफ 10 साल है, तो 10 साल में एक साल तो इधर चला गया। अब यहां से 9 साल, यानी कि 50 लाख डिवाइडेड बाई 9, जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू का आप डिडक्शन हर साल ले सकते हो। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकेंड, हाँ हाँ आएंगे, मैसेज किया। 8, 8:30। सर एक बार में नहीं ले सकते क्या? नहीं, आप एक बार में नहीं लेंगे सर, एक बार में आप नहीं लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, एक बार में आप नहीं लेंगे। शायद मैंने क्लास में इसको बताया, एक बार में आप नहीं ले सकते, ठीक है, एक बार में नहीं ले सकते, ठीक है। अ डिडक्शन शैल बी अलाउड ऑन प्रो राटा बेसिस फॉर ईच ऑफ द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। अब कुछ बच्चा का अलग अलग पैदा हो रहा है डाउट, मैं उसको समझा देता हूँ, ध्यान से समझिए। मान लीजिए 22-23 में आपने लाइसेंस ऑब्टेन किया, लाइसेंस का एक्चुअल फी था 10 लाख रुपए और यूजफुल लाइफ है, यूजफुल लाइफ है 10 इयर्स, ठीक है। मान लीजिए लाइसेंस का फीस रखिए आप 20 लाख और यूजफुल लाइफ है 10 इयर्स। 22-23 में आपने पे किया सिर्फ 10 लाख, ठीक है। तो 22-23 में आपको डिडक्शन कितना मिलेगा? 10 लाख डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 1 लाख का, ठीक है, पर ईयर। फिर 23-24 में आपने फिर पे किया 10 लाख। टोटल पे आपने कितना कर दिया? आपने टोटल पे कितना कर दिया? 10 लाख पहले, 10 लाख अभी पे किया आपने। तो एक्चुअल में अब आपको मिलेगा 10 लाख डिवाइडेड बाई 10, 1 लाख इस पेमेंट का प्लस 1 लाख इस पेमेंट का। Am I clear with this? लेकिन यहां पे एक चीज, सॉरी माई फॉल्ट, क्योंकि यहां पे 10 लाख का पेमेंट यूजफुल लाइफ में नहीं कन्वर्ट हो रहा है, तो ये 10 लाख डिवाइडेड बाई 9 होगा। समझ आ रहा है? मैं आपको फिर से क्लैरिफाई करता हूं, प्लीज ध्यान से सुनिए, प्लीज ध्यान से सुनिए। मैं उसका फिगर बदलता हूं ताकि आप समझ जाए। लाइसेंस फी मान लीजिए टोटल में कितना लाख का है? प्राइस 30 लाख। हमने 22-23 में हमारे प्रीवियस ईयर में हमने लाइसेंस फी पे किया, हमने लाइसेंस फी पे किया कितना बताइए? 20 लाख का, ठीक है। हमने लाइसेंस फी पे किया कितना बताइए? 20 लाख का, ठीक है। और ये लाइसेंस फी का यूजफुल लाइफ है 10 इयर्स। तो 22-23, 23-24
बोलने का मतलब 22-23 में आपको डिडक्शन कितना का मिलेगा बच्चा लोग? 22-23 में आपको डिडक्शन मिलेगा 20 लाख डिवाइडेड बाई 10 ईयर्स, दैट इज 2 लाख। ये 2 लाख का डिडक्शन आप हर साल लेते रहेंगे। डन है, 10 साल तक आप ले लेंगे इसका डिडक्शन। अब बीच में क्या हुआ, मान लीजिए 23-24, 24-25, 25-26, ठीक है, और 26-27। इस साल या फिर कुछ इस प्रकार 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ठीक है। दस साल हो गया क्या? हो गया तो 10 साल। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल और 10 साल। डन है, डन। ये रहा आपका यूजफुल लाइफ। आप डिडक्शन 2-2 लाख करके ले सकते हो। हमने क्या किया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ठीक है। फिर हमने इस ईयर में बाकी का पे किया 10 लाख। तो अब ये जो 10 लाख आपने पे किया, ये 10 लाख का आप डिडक्शन लेंगे इन बचा कुछ यूजफुल लाइफ, दैट इज 5। एम आई क्लियर विद दिस? तो इसका डिडक्शन आपको मिलेगा यहां से 5 साल बचा हुआ, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। क्या अब आपको समझ आया? क्या अब आपको समझ आया अच्छी तरह से? तो इसी तरह से आपको लाइसेंस को प्रोराटा बेसिस पे लेना है। क्लियर? तो टेलीकॉम लाइसेंस हमेशा याद रखिएगा, यहां पे लिखा है कि whenever you pay the actual amount to obtain a license, you will take deductions and you will take deduction on pro rata basis. Pro rata basis मतलब the useful life of the license. यूजफुल लाइफ ऑफ द लाइसेंस, ठीक है, यूजफुल लाइफ ऑफ द लाइसेंस। अच्छा, मान लीजिए मैंने लाइसेंस को बेच दिया, मैंने लाइसेंस को बेच दिया। अब बेचा तो क्या पूरा बेचा कि कुछ बेचा? आपने लाइसेंस लिया, आपको डिडक्शन मिलना चाहिए 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख करके। अब क्या हुआ, मैंने इस लाइसेंस को बेच दिया, मैंने इस लाइसेंस को बेच दिया। अब जब मैंने लाइसेंस बेचा तो क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए क्या बोल रहा है, इफ द सेल प्रोसीड्स, मान लीजिए व्हाट इफ लाइसेंस इज सोल्ड, क्या होगा अगर लाइसेंस बिक गया? मान लीजिए मैंने लाइसेंस को बेच दिया, मान लीजिए मैंने लाइसेंस को बेच दिया 25 लाख में और पूरा बेच दिया, यानी कि पूरा लाइसेंस ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो भैया अगर आपका पूरा लाइसेंस ट्रांसफर हो गया है तो देखिए क्या बोलता है, इफ द सेल प्रोसीड्स एंड द डिडक्शन ऑलरेडी अलाउड आर लेस देन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, such deficiency shall be allowed as deduction in the year in which the license is transferred. बोलने का मतलब इसका ये है, इसका बोलने का मतलब ये है कि अगर बेचने वाला अमाउंट प्लस डिडक्शन जितना ऑलरेडी मिल चुका है, अगर कम है कॉस्ट ऑफ
लाइसेंस से तो जितना कम है उतना का डिडक्शन दे देंगे, उतना का डिडक्शन दे देंगे। बोलने का मतलब क्या है बेटा? बोलने का मतलब ये है कि अगर सेल प्रोसीड और डिडक्शन ऑलरेडी अलाउड, मैं एक बेच रहा हूं और डिडक्शन मेरे को कितना मिल गया है, तो मेरा बात समझिए, मेरा बात ध्यान से समझिए, मैं इसको एग्जाम्पल में समझाता हूं। ये देखिए, ये रहा हमारा एग्जाम्पल, ठीक है, ये रहा हमारा एग्जाम्पल, ठीक है। मान लीजिए मैंने ये लाइसेंस बेच दिया, मैंने ये लाइसेंस बेच दिया 26-27 में। तो बेचा, तो इसके पहले मैंने कितना डिडक्शन ऑलरेडी ले लिया है? 8 लाख का मैंने डिडक्शन ऑलरेडी ले लिया है, ठीक है। तो लॉ क्या बोलता है? लॉ क्या बोलता है? लॉ बोलता है इफ द सेल प्रोसीड कितना है? 25 लाख प्लस जितना डिडक्शन आपने ले लिया है। हमने कितना डिडक्शन ले लिया है? 8 लाख का, ठीक है। प्लस करिए, कितना आएगा? कितना आएगा बोलिए? 33 लाख। और ये प्लस करने के बाद कंपेयर करना है उसको किससे? कंपेयर आप किससे करेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से कंपेयर करेंगे। ये मैं कंपेयर बोल रहा हूं, ठीक है, कंपेयर करना है आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से। लाइसेंस कितना का पड़ा था अपने? 30 लाख का। सर अगर बेचने वाला अमाउंट कितना है बच्चा लोग? बेचने वाला अमाउंट कितना है? कम ऑन, ग्रुप में क्या हो गया? सो गया क्या? बेचने वाला अमाउंट कितना का है बोलो? बेचने वाला अमाउंट कितना है? अपना लाइसेंस कितना में बिक रहा है? वेरी गुड। लाइसेंस कितना में बिक रहा है अपना? लाइसेंस कितना में बिक रहा है? 25 लाख में लाइसेंस बिक रहा है। और कितना का डिडक्शन आप ऑलरेडी ले चुके हो? 8 लाख का डिडक्शन आप ऑलरेडी ले चुके हो। टोटल करोगे 33 लाख आएगा। तो बोल रहा है अगर बेचने वाला अमाउंट डिडक्शन जितना ऑलरेडी, देखो बेचने वाला अमाउंट प्लस डिडक्शन जितना ऑलरेडी मिल चुका है, अगर कम है कॉस्ट ऑफ लाइसेंस से, तो जितना कम है उतना का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन यहां पे हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं कि वो ज्यादा है, कम नहीं है। बेचने का अमाउंट और डिडक्शन मिला के कम नहीं है, ज्यादा है। तो लॉ क्या बोलता है? ध्यान से सुनो, लॉ क्या बोलता है कि इफ द सेल प्रोसीड एंड द डिडक्शन ऑलरेडी अलाउड एक्सीड द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लाइसेंस, अगर ज्यादा होता है तो जितना अमाउंट ऑफ सच एक्सेस और aggregate of the deduction already allowed in past, whichever is less, shall be taxable as business income of the year in which license is transferred। भैया ये मतलब समझाइए, ये क्या बोल रहा है कि अगर वो अमाउंट जो बिक चुका है और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से जो सबसे ज्यादा आ रहा है, एक्सीड कर रहा है, एक्सीड कितना का कर रहा है बताइए तो? एक्सेस कितना अमाउंट है? 3 लाख एक्सेस अमाउंट है, अमाउंट एक्सेस। और टोटल एग्रीगेट ऑफ डिडक्शन ऑलरेडी अलाउड इन पास्ट कितना है बताओ? 8 लाख। इस दोनों में से लेस कौन सा है बोलो? 3 लाख। इस 3 लाख को आप मान लेंगे बिजनेस इनकम, पीजीबीपी इनकम। एम आई क्लियर विद दिस? Are we through with this?
चलिए, सो बेसिकली आपको यहाँ पे लाइसेंस का, जो टेलीकॉम लाइसेंस का कंसेप्ट है वो अच्छी तरह से आपके माथा में घुस चुका है, पूरे भेजा में आपके घुस चुका है। अब कुछ चीज़ जो है आपको समझना है वो ये कि एक पार्ट ऑफ लाइसेंस ट्रांसफ़र हुआ है। अब पार्ट ऑफ लाइसेंस को मैं आपको बोलूँगा एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ना पढ़े, ठीक है। रिवीजन पढ़ाए थे क्लास में, पढ़े हैं तो ठीक, नहीं पढ़े तो अब इग्नोर करें, ठीक है। चलिए, ओके, नेक्स्ट, एकदम सेम ट्रीटमेंट आपको करना है किसके लिए बताइए? स्पेक्ट्रम फॉर टेलीकॉम सर्विसेज। वहाँ टेलीकॉम लाइसेंस था, यहीं सेम क्या है? स्पेक्ट्रम है, ठीक है, ये एकदम सेम है। अच्छा, अब ये वाला पोर्शन जो है वो बेसिकली हम लोग को उतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप डोनेशन कर रहे रूरल डेवलपमेंट के लिए तो आपको अलाउड हो जाएगा, एसएससी को डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के लिए भी आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए भी आपको कितना परसेंट डिडक्शन मिल जाएगा बताइए? 100% डिडक्शन मिल जाएगा। डन है क्या? आपको इसमें कोई भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, श्योर है? नेक्स्ट आता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है, प्लीज ध्यान से सुनिए। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बेसिकली, हेलो हेलो, हाँ हाँ, करा लो। হ্যাঁ, ফেমাটা করিয়ে দিন ওর, ঠিক আছে, ও যা বলছে ওটা করে দিন। আমি আসছি তোমার কাছে 8:30, ঠিক আছে? चलो, चलो नेक्स्ट क्या है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब बिजनेस स्टार्ट होने से पहले भी कुछ खर्चा होता है, ठीक है। और ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया हुआ है सेक्शन 35D में, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपको किसको मिलेगा? बेसिकली अवेलेबल है इंडियन कंपनीज के लिए और नॉन कॉरपोरेट रेसिडेंट एसएससी के लिए। अब एलिजिबल एक्सपेंडिचर क्या है, ध्यान से याद रखिएगा। आपको डिडक्शन मिलेगा कोई भी खर्चा जो बिजनेस स्टार्ट होने से पहले आप किए हैं, इसीलिए इसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं, ठीक है। और अगर कुछ भी खर्चा आप धंधा स्टार्ट होने के बाद करते हैं, किस लिए करते हैं? आइदर धंधा को बढ़ाने के लिए करते हो या फिर न्यू सेटअप करते हो, तो आपको तब भी डिडक्शन मिलेगा। ध्यान से सुनो, बिजनेस स्टार्ट होने से पहले भी देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस, उसी को प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो उस समय तो आपका धंधा शुरू नहीं हुआ तो आप डिडक्शन लोगे कैसे? लेकिन एक बार धंधा शुरू हो जाए तो आप उस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का भी डिडक्शंस ले सकते हो अंदर सेक्शन 35AD। On the other hand side, if there are certain expenses which are commenced after the work, after the commencement of business, मेरा बिजनेस खुल गया है बट हम अपने बिजनेस को एक्सटेंड करना चाहते हैं, हम अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, देन इन दैट केस मैं क्या करूंगा? उसके लिए भी तो एक्सटेंशन लूंगा ना, तो उसके लिए भी जो मेरा मीटिंग पे उसके लिए भी जो मेरा खर्चा होगा वो भी एक तरह का प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ही माना चाहिए, धंधा बढ़ रहा है, ठीक है। या फिर अगर मैं न्यू यूनिट सेटअप करूंगा तब भी मेरे लिए उतना ही डिडक्शन होगा, ठीक है। अब कितना डिडक्शन मिलेगा उसी को बात करने के लिए क्वालिफाइंग अमाउंट है। नाउ व्हाट इज अ क्वालिफाइंग अमाउंट? पहला बात देखो, जो भी डिडक्शन होगा वो आपको कितना इंस्टॉलमेंट में मिलेगा ये ध्यान रखिए। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, जिसके पेपर्स में मेजॉरिटी, देखिए आपके पेपर्स में भी MCQs है, ठीक है। तो आपको ये सब ध्यान रखना है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का डिडक्शंस आपको कितने इंस्टॉलमेंट में मिलता है बेटा? 5 इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है, ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नाउ व्हाट इज द क्वालिफाइंग अमाउंट? क्वालिफाइंग अमाउंट ये है कि
नॉन कॉर्पोरेट एसएससी, अगर एक नॉन कॉर्पोरेट एसएससी है तो वो एक्सीड नहीं कर सकता कितना परसेंट प्रोजेक्ट का, बताइए? 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है, उस प्रोजेक्ट का 5% ही आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, बोलने का मतलब है आप बिजनेस सेटअप कर रहे हो, कॉस्ट लगेगा, उस प्रोजेक्ट का 5% जितना ही प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का आपको डिडक्शन मिल सकता है। डन है। अगर आप एक कंपनी हो तो एक्सीड नहीं करना चाहिए 5% ऑफ व्हाट, बताइए? कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। 5% ऑफ व्हाट? कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, या फिर जितना भी कैपिटल एम्प्लॉयड है, विच एवर इज हायर। वंस मोर, कंपनी के लिए क्या लिमिट है? 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर विल बी द अमाउंट ऑफ डिडक्शन। वो जो अमाउंट ऑफ डिडक्शन आएगा उसको डिवाइड करेंगे कितने इंस्टॉलमेंट में? 5 इंस्टॉलमेंट में, और 5 साल में लेंगे जब से आपका धंधा स्टार्ट हुआ है। डन है। और ऑन द अदर हैंड, अगर आप एक नॉन कॉर्पोरेट एससीसी हो, फिर भी आपका डिडक्शंस लग रहा है, तो आप लेंगे सिर्फ 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। आर वी थ्रू विद दिस? जो भी अकाउंट्स है वो ऑडिटेड होना चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू, ठीक है, और आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा रिपोर्ट्स में। एम आई क्लियर विद दिस? कोई दिक्कत है? ओके, नेक्स्ट, छोटे छोटे चीज़ है उस पर आप ध्यान दीजिए, ये देखिए क्या बोल रहे हैं, एक एग्जाम्पल क्या दे इसमें, कॉमन सेंस यूज करिए। आपके क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया हुआ रहेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट भी दिया हुआ रहेगा, ठीक है, पूरा दिया हुआ रहेगा, उसका आपको 5% कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट लेना है। मान लो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 100 करोड़ है, ठीक है, और कैपिटल मतलब कितना इन्वेस्टमेंट आप किए हो, ठीक है, मान लो 100 करोड़ का 5% कितना हुआ, बोलो? 5 करोड़। एम आई क्लियर विद दिस? कैपिटल एम्प्लॉयड है, तुम कितना कैपिटल इन्वेस्ट किए हो? हम अपना कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं, मान लो ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना इन्वेस्ट किए होंगे? 50 लाख, ठीक है, 50 लाख, विच एवर इज लोअर क्या आ रहा है? 50 लाख, ये सॉरी लोअर नहीं, हायर क्या आ रहा है? 5 करोड़, हायर क्या आ रहा है? 5 करोड़। इसको कितने इंस्टॉलमेंट में लोगे? बताओ कितने इंस्टॉलमेंट में लोगे? 5। ये देखिए 5% ऑफ और कैपिटल एम्प्लॉयड, विच एवर इज हायर। डन। अच्छा, इधर ध्यान दीजिए, एमोटाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर इन केस ऑफ अमलगमेशन और डीमर्जर। अगर कोई भी तरह का खर्चा होता है दो कंपनी को अमलगमेट करने के लिए या डीमर्ज करने के लिए, अलग करने के लिए, वो सारा खर्चा का आपको डिडक्शन मिलेगा, लेकिन कितना इंस्टॉलमेंट में मिलेगा? मेरे को ये बात बताओ। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। एम आई क्लियर विद दिस? क्लास एंड होगा अगर तो पहले आप जहाँ तक कराए रिवाइज करेंगे, एक लिंक और जाएगा। चलिए, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम में मतलब क्या? कोई भी खर्चा अगर मैं एम्प्लॉय को दिया हूँ उसके वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम में, तो उसका भी डिडक्शन आपको कितना इंस्टॉलमेंट में मिलेगा? 5 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, ठीक है। देखिए सर, अब आपको खर्चा पहचानना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है, कि व्हाट आर द एक्सपेंसेस। अभी तक एक्सपेंसेस निखर के आया नहीं है। जब पीएल बनाओगे ना, तो पीएल में ज़्यादा एक्सपेंडिचर कवर होता है सेक्शन 36 का, ठीक है, एंड 37 का। कुछ खर्चा ऐसा होता है जो वो लोग अलाउड की डिसअलाउड डिपेंड करता है सेक्शन 40 पे, ठीक है, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाइए, इसको आपको उतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए 35 AD। आप में से कोई मेरे को बता सकता है 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस है, इस स्पेसिफाइड बिजनेस में कितना % डिडक्शंस मिलता है एक बार में कितना % डिडक्शन मिल जाता है? 100% डिडक्शंस एक बार में मिल जाता है। लेकिन अपने को क्या याद रखना है कि स्पेसिफाइड बिजनेस का सेक्शन है 35 AD, और ये रहा ये 14 लिस्ट,
जो अपने को सेक्शन 35 AD में याद रखना है। बिजनेस अगर आप पहचान के नहीं रखेंगे तो स्पेसिफाइड बिजनेस में हर तरह का जो भी तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया है उस कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आपको 100% डिडक्शंस मिलता है। लेकिन आपको बिजनेस पहचान के रखना पड़ेगा। ये जितना भी बिजनेसेस है दिस रिक्वायर्स हेवी इन्वेस्टमेंट, हेवी कैपिटल। दैट्स वाई अगर एसएससी इतना इन्वेस्टमेंट किया है और अगर उसके खर्चा पे हम उसका डिडक्शन डेप्रिसिएशन के थ्रू देंगे तो उस पर ये बहुत गलत बर्ताव होगा। ठीक है, वो सहन नहीं कर पाएगा कि ऑलरेडी इतना इन्वेस्टमेंट किए और अभी ये लोग टैक्स 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 कर रहे हैं, हमको डिडक्शंस भी नहीं दे रहा है ठीक से, तो हम क्या धंधा करें। इसीलिए ये सब बिजनेसेस में हेवी इन्वेस्टमेंट लगता है। इसीलिए हर कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कितना % डिडक्शन दे दिया जाता है, 100% डिडक्शन दे दिया जाता है। ऑन अदर नोट आपको बस याद रखना है कि व्हाट आर द स्पेसिफाइड बिजनेस। मैं अभी की मार्क करूंगा, कीवर्ड्स आप बस उतना ही याद रखेंगे। क्या है बोलो तो, कोल्ड चेन फैसिलिटीज। ठीक है। नंबर 2, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। नंबर 1 क्या है बताओ, कोल्ड चेन फैसिलिटी। नंबर 2, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है। अगर आप लेइंग करते हो क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस या पाइपलाइन फॉर व्हाट, डिस्ट्रीब्यूशन, पाइपलाइन का काम करते हो क्रॉस कंट्री का, तो भी ये तरह का एक स्पेसिफाइड बिजनेस है। देखिए, दिस रिवीजन इज नेवर अ सब्सटीट्यूट ऑफ द मेन क्लास बट दिस रिवीजन विल डेफिनेटली हेल्प यू, ताकि आप रिवीजन कर पाए मेरे साथ। तो ये स्पेसिफाइड बिजनेस है। ठीक है। अगर किसी को लगे कि कोई पॉइंट इसमें एक्सप्लेन करना है तो वो खाली मैसेज करे, जिसको समझा वो बेफालतू यहाँ पे टेक्स्ट ना करे। नंबर 2, अगर आप 2 स्टार होटल या फिर उसके अबव कैटेगरी का धंधा करते हैं तो उस केस में आपको 100% डिडक्शन मिलेगा। उसी तरह से अगर आप हॉस्पिटल का सेटअप करते हैं एनीवेयर इन इंडिया जिसमें 100 बेड्स है तो उसमें आपको 100% डिडक्शंस मिलेगा। उसी तरह से अगर आप डेवलप करते हो और बिल्ड करते हो हाउसिंग प्रोजेक्ट, घर वर बनाते हो स्लम्स रीडेवलपमेंट में, याद रखो स्लम्स लोगों को, जो स्लम्स मतलब फैला हुआ रहता है उसको क्लीन करके एक बार में घर बनाने का मेरा स्कीम है कि हम स्लम्स वाले स्कीम्स के अंदर घर बनाते हैं तो मेरे को 100% डिडक्शंस मिलेगा। हम हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाते हैं फॉर अफोर्डेबल स्कीम, मतलब अफोर्डेबल हाउसिंग मतलब मिडिल क्लासेस लोगों को घर प्रोवाइड करवाते हैं अफोर्डेबल प्राइजेस में, तो वो भी एक तरह का स्पेसिफाइड बिजनेस है, 100% डिडक्शंस मिलेगा। प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स पे 100% डिडक्शंस मिलेगा। ठीक है। कंटेनर डिपो, इनलैंड कंटेनर डिपो का आप जगह देते हैं वो कंटेनर रखने का, वो पूरा सेटअप करने का, वो पूरा चीज़, तो 100% डिडक्शंस मिलेगा। बी कीपिंग फॉर हनी और बी वैक्स के लिए 100% डिडक्शन मिलेगा। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता इसीलिए इसको अलग से दिखाया है। ठीक है। स्लरी पाइपलाइन, ताकि आयरन और ट्रांसपोर्ट हो तो 100% डिडक्शंस मिलेगा। सेमीकंडक्टर, वो मदरबोर्ड्स होते हैं ना, मदरबोर्ड्स होते हैं उसका बात कर रहा है, उस पर अगर हम लोग कुछ भी तरह का ऑपरेट करते हैं या सेट करते हैं 100% डिडक्शंस मिलेगा। और उसी तरह से अगर हम लोग कोई न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को डेवलप करते हैं, मेंटेन करते हैं, रोड ब्रिजेस ये सब बनाने का अपना धंधा है तो अपने को 100% डिडक्शंस मिलेगा। याद रखिएगा ये सब तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर है और इस पर आपको 100% डिडक्शन मिलेगा। अब याद रखिएगा, अगर आप इस धंधा में किसी भी तरह का लैंड, गुडविल या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हायर करेंगे तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर आपका पेमेंट 10,000 के ऊपर कैश में होगा तो आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। एम आई क्लियर विद दिस? आर वी थ्रू विद दिस? वाटर फैब्रिकेशन, कहाँ पे वाटर फैब्रिकेशन पड़ा है?
चलो हम लोग यहाँ पे समझ गए कि कोई भी पेमेंट अगर आप कैश में लेंगे जिसका वैल्यू एक्सीड करता है 10,000 से, तो आपको डिडक्शंस नहीं मिलेगा, भले आपने वो स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए ही क्यों नहीं किया हो। याद रखिएगा, एक्सपेंडिचर इनकर प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन वुड बी अलाउड एज डिडक्शन। अगर धंधा स्टार्ट होने से पहले भी आपने इस स्पेसिफाइड बिजनेस में कुछ भी तरह का बिजनेस किया है तो भी आपको डिडक्शंस मिलेगा, ठीक है, कोई तब भी आपको डिडक्शंस क्या होगा, मिलेगा। क्लियर है अच्छी तरह से? चलिए नेक्स्ट, ये वाला क्या बोल रहा है प्लीज ध्यान से समझिए। ये वाला क्या बोल रहा है इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज थोड़ा ध्यान से समझिए। क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है कि कोई भी तरह का सम, एनी सम, कोई भी तरह का सम जो आपको मिला है या मिलेगा कैश में या काइंड में, ऑन अकाउंट ऑफ व्हाट, एनी कैपिटल एसेट अदर देन लैंड और गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बीइंग डिमोलिश्ड, डिस्ट्रॉयड, डिस्कार्डेड, ट्रांसफर्ड, if the whole of the expenditure on such capital asset has been allowed as deduction under the head 35 AD shall be fully taxable under the head PGBP। क्या आप मेरे को बता सकते हैं इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि 35 AD वाले बिजनेस में यूज होने वाला कैपिटल एसेट का डिडक्शन 100% लिया गया था और फ्यूचर में अगर कोई कारण से कोई भी रुपया मिलता है, कोई भी रुपया मिलता है, क्यों मिलेगा कोई रुपया? आइदर वो एसेट डिमोलिश्ड हो गया होगा या डिस्ट्रॉय हो गया होगा, डिस्कार्ड हो गया होगा या फिर ट्रांसफर हो गया होगा। तो कोई भी रुपया अगर मिलेगा तो जितना भी रुपया मिलेगा, जितना भी मिलेगा वो पूरा टैक्सेबल होगा अंडर दी हेड PGBP। आर वी थ्रू विद दिस? समझ आया अच्छी तरह से? पूरा का पूरा डिडक्शन मिलेगा PGBP में। बच्चा लोग, आर वी थ्रू विद दिस? देखिए एक चीज़ समझ के रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए। एक छोटा सा चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि हम लोग एक ऐसे जर्नी में ना जिसमें हम लोग के अंदर सेल्फ डाउट आएंगे। सेल्फ डाउट का बोलेंगे तब जानते हो, आप बहुत सेल्फ डाउट करोगे कि आप इसमें कैपेबल हो कि नहीं हो। ये एक साइकिल है, ठीक है, जून दिसंबर, दिसंबर जून, जून दिसंबर, दिसंबर जून, ये एक साइकिल है। फंसे हो इसके अंदर, और इसके अंदर बहुत बार सेल्फ डाउट आएंगे, बहुत बार हिम्मत हारोगे, बहुत बार थकावट होगा, बहुत बार ज़िंदगी ख़राब लगने लगेगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। अगर ऐसा कभी भी आए ना तो अपने सामने दो लोगों को याद करना, पहला अपने पिता को, दूसरे अपनी माँ को। अगर वो लोग है और आपको उनके लिए करना है, बाद में फ्यूचर में आप अपने लिए भी करोगे, पहले उनके लिए करना है। एकदम कोई कारण ही नहीं आना चाहिए कभी भी तुम्हारे दिमाग में आए। लोग बोलते हैं ना, मन नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक से नहीं लग रहा है, वो नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, वो नहीं लग रहा है। भाई तुमको लग ही क्यों रहा है? तुम्हारा अभी एम एकदम स्ट्रेट होना चाहिए कि हमको भयंकर पढ़ना है, एकदम अभी पढ़ लो 2 महीना, उसके बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना तुम बिलीव नहीं करोगे, भयंकर सेटिस्फैक्शन मिलेगा, फिर आराम ही आराम है। एक बार एग्जाम खत्म हुआ ना, वो जो सुकून मिलेगा, तब फालतू का टाइम लगेगा वेस्ट हो रहा है, तब तुम बोलोगे साला कुछ पढ़ते और, ठीक है। तो ये पूरा आप इस चीज़ में मत फंसो, एकदम रिलैक्स रहो और पढ़ाई पे करो। अब मन क्या होता है बेटा? मन क्या, मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन ही आप लोग के माँ बाप है, सबसे बड़ा मोटिवेशन है, उनसे बढ़कर कोई मोटिवेशन है? एक बात हम हमेशा बोले, फिर से एक बार रिपीट करें, जो नहीं सुना कभी, याद नहीं रखा, आपके पिता
उस धूप में जल रहे हैं, ठीक है, और माँ उस चूल्हा में जल रही है, उसके लिए करो बेटा, और किसी के लिए नहीं करो। एकदम फाड़ के पढ़ो। आ जाओ आ जाओ। कंडीशन देखो, कंडीशन क्या बोलता है, ध्यान से देखो। एनी एसेट in respect of which deduction is claimed and allowed under this section shall be used। इधर देखिए क्या बोल रहा है कि अगर कोई एसेट यहाँ पे डिडक्शन ले गया है और अलाउड है इस सेक्शन में, तो वो एसेट खाली यूज होना चाहिए स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए। कितना साल तक बताइए? 8 साल तक, ठीक है। कब से बिगिन होगा? उस प्रीवियस ईयर से जब वो एसेट को अक्वायर किए हो या कंस्ट्रक्ट किए हो। बोलने का मतलब है जिस साल आप कोई एसेट को स्पेसिफाइड बिजनेस में लाए हो, तो वो एसेट स्पेसिफाइड बिजनेस में यूज होना चाहिए पूरे 8 साल तक, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको अदर देन स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए यूज करेंगे, 8 साल का बात है, 8 साल तक आपको स्पेसिफाइड बिजनेस में यूज करना है, लेकिन 8 साल के बीच में कभी भी अगर आप उसको कोई और पर्पस के लिए यूज करेंगे, तो जितना अमाउंट ऑफ डिडक्शन आप लिए हो, ठीक है, द टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन सो क्लेम एंड अलाउड इन वन और मोर प्रीवियस ईयर एज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन allowable in accordance with the provision of section 32 as if no deduction under this section was allowed shall be deemed to be the income of the SSC chargeable under the head PGBP or of the previous year in asset of such used। बोलने का मतलब क्या है? ये बोल रहा है, एक बार लास्ट देखो, बोल रहा है कि अगर आप कोई स्पेसिफाइड बिजनेस वाले, अगर आप कोई स्पेसिफाइड बिजनेस वाले एसेट को 8 साल के अंदर ही किसी और बिजनेस में यूज करते हैं, तो द टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन सो क्लेम्ड, जितना आपने डिडक्शन लिया है, ठीक है, एंड अलाउड इन वन और मोर प्रीवियस ईयर, जितना आपने डिडक्शन लिया है उसको रिड्यूस कर देंगे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउएबल से। अब जो अमाउंट आएगा वो पूरा का पूरा हम लोग मान लेंगे, क्या बोलो, इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। मान लो मैंने एक एसेट खरीदा था स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए, जिसका दाम कितना था बताओ, कितना दाम था बोलो? 30 लाख, ठीक है। मान लो मैंने उसको खरीदा था, मान लो मैंने उसको खरीदा था 21-22 में। कितना में खरीदा था? 30 लाख में। प्लांट एंड मशीनरी था, खरीदा था। ये प्लांट एंड मशीनरी को मैंने स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए यूज किया, इसीलिए मेरे को पूरा का पूरा 30 लाख का डिडक्शंस एक बार में मिल गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे को एक बार में डिडक्शन नहीं मिला, मिल गया, पूरा भयंकर वे में मिल गया। अब पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि 8 साल तक आपको यूज करना चाहिए था ना, आपने क्या किया, 22-23 में ही उसको अदर पर्पस के लिए यूज करने लगा। तो लॉ बोलता है कि आप क्या करो कि कितना डिडक्शन आपने क्लेम किया। भैया डिडक्शन हमने क्लेम किया एक बार में 30 लाख, ठीक है। और बोलता है कि जिस साल आप बेच रहे हो, मान लो आप बेच रहे हो, मतलब आप यूज कर रहे हो अदर बिजनेस के लिए, कौन से साल में? 22-23 में। तो कितना साल का डेप्रिसिएशन आपको लगना चाहिए? 1 साल का, 21-22 से लेके 22-23, ठीक है। या फिर 22-23 को भी डिडक्शन मतलब डेप्रिसिएशन ले लो, मतलब 21-22 का डेप्रिसिएशन निकालो और 22-23 का भी डेप्रिसिएशन निकालो, 2 साल का डेप्रिसिएशन निकालो, और ऐसे निकालो जैसे कि कोई भी तरह का कुछ हुआ ही नहीं है। देखो लिखा है, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 32 एज इफ नो डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन वाज अलाउड। मतलब भूल ही जाओ कि इसको तुम एक बार में डिडक्शन दिए थे, तुम डेप्रिसिएशन निकाल दो। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे भैया? डेप्रिसिएशन सिंपल सा निकलता है, प्लांट एंड मशीनरी पे कितना परसेंट? 15%। तो डेप्रिसिएशन निकालने के बाद जो भी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आ रहा है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन से इसको क्या कर दो? माइनस कर दो, ठीक है। माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसको पूरा का पूरा क्या मान लो? पीजीबीपी इनकम।
अगर मैं 100 बात का एक बात बोलूं तो इट्स सिंपल लॉजिक इज व्हाट, सिंपल लॉजिक है कि आपको स्पेसिफाइड बिजनेस में 35 AD में मैं डिडक्शन दे रहा था बिकॉज आप स्पेसिफाइड बिजनेस में हो, तो मैंने 100% डिडक्शन दे दिया। तो उस एसेट को आपको 8 साल तक उसी धंधा में यूज करना चाहिए था। आप यूज नहीं करोगे, तो आप अगर यूज नहीं किया तो मैं मान लूंगा कि ये नॉर्मल एसेट है, स्पेसिफाइड बिजनेस में कभी यूज ही नहीं हुआ है, तो उस साल तक मैं डेप्रिसिएशन निकालूंगा। उसके बाद उस साल का डेप्रिसिएशन देने के बाद जो भी आपका लास्ट वैल्यू बचेगा उसको मैं पीजीबीपी इनकम मान लूंगा, और अब वो डेप्रिसिएशन ही के थ्रू जाएगा। मैं आपको एक बार में डिडक्शन किस खुशी में दूं? आर वी थ्रू विद दिस? इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। प्लीज गाइज रिप्लाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? डन है ना यहाँ पे? डन? हाँ, डन डन डन, रिप्लाई करो भाव। एवरीवन अब आराम से लेटने क्या है, डन है ना? ओके, ये वाला पोर्शन मत करिए। नेक्स्ट, अदर डिडक्शंस। अगर आप पीएल करना चाहते हो, पीएल का सम्स, तो आपको इस पे पूरा फोकस करके इसको याद करना पड़ेगा कि व्हाट आर द अदर डिडक्शन जो अलाउड है, व्हाट आर द डिडक्शंस दैट हैज बीन अलाउड। आपको प्लीज इस पे फोकस करना पड़ेगा कि व्हाट आर द डिडक्शंस दैट हैज बीन अलाउड। तो क्या क्या डिडक्शन अलाउड है, प्लीज ध्यान से देखिए क्या क्या डिडक्शन अलाउड है। बोल रहे हैं कि इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन अलाउड है। अगर आप ये इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो फॉर डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो अलाउड है। आप अगर ये इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने वाले आप कौन हो, बोलो? कोऑपरेटिव सोसाइटी। किस लिए? फॉर द लाइफ ऑफ द कैटल। तब आपको डिडक्शंस मिलेगा, अदर डिडक्शंस में मिलेगा, इसका ये जो खर्चा है इसका डिडक्शन आपको मिलेगा। उसी तरह से इंश्योरेंस प्रीमियम तुम पे कर रहे हो फॉर हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉय, ध्यान रखिएगा कैश में नहीं, अदर देन कैश, ठीक है? तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना स्टॉक के लिए, एम्प्लॉय के हेल्थ के लिए, या कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला पे करे कैटल के लिए, ये सारा का सारा डिडक्शंस अलाउड है। नेक्स्ट, कोई भी तरह का बोनस और कमीशन अगर आप एम्प्लॉय को देंगे, बोनस और कमीशन कोई भी तरह का अगर आप एम्प्लॉय को देंगे तो डिडक्शंस अलाउड माना जाएगा। उसी तरह से कोई भी तरह का इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल बोरोड, आप हमने कोई कैपिटल बोरो किया, लोन लिया, उस पर कोई भी तरह का मैंने अगर क्या पे किया, बोलो? इंटरेस्ट पे किया है, और वो कैपिटल मैंने बोरो किया था किसके लिए, याद रखना, बिजनेस और प्रोफेशन के लिए। तो वो कैपिटल अगर मैं बिजनेस और प्रोफेशन के लिए पे कर रहा हूं तो इस पे मेरे को 100% डिडक्शंस मिलेगा। नेक्स्ट क्या बोलता है कि अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, अगर जीरो कूपन बॉन्ड, देखिए जीरो कूपन बॉन्ड में आपको कुछ डिस्काउंट मिला है, ठीक है? अमाउंट ऑफ डिस्काउंट मतलब जितना में होना चाहिए तो उससे आपको कम मिल रहा है, ठीक है? तो ये खर्चा हुआ एक तरह का, तो ये भी आपको डिडक्शन मिलेगा। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड में होता है, एम्प्लॉयर जो खर्चा करता है, तुम एम्प्लॉई हो, ठीक है? तुम्हारा तो बात सैलरी में, लेकिन हम जो फंड दे रहे हैं वो तो मेरा खर्चा है ना, तो मेरा खर्चा का डिडक्शन मेरे को कहीं मिलना चाहिए ना, तो मेरे को कहाँ मिलेगा, बोलो? पीजीबीपी में। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड में जो है उसका डिडक्शन मिलेगा कहाँ पे, बताओ? पीजीबीपी में, मतलब उसका डिडक्शन अलाउड है। उसी तरह अगर कोई भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है आरपीएफ में या सुपर एन्वेशन फंड में, तो उसको भी डिडक्शंस अलाउड है, ठीक है? अच्छा ये वाला लाइन बहुत जन कंफ्यूज होता है, मैं इसको अच्छी तरह से समझा दे रहा हूं, प्लीज ध्यान से समझिए। होता क्या है बच्चा लोग कि ये एम्प्लॉयर है, ठीक है, और ये बंदा एम्प्लॉई है। अब एम्प्लॉयर भी कुछ पैसा प्रोविडेंट फंड में जमा करता है और एम्प्लॉय भी कुछ पैसा प्रोविडेंट फंड में जमा करता है। तो लॉ बोलता है, एम्प्लॉय क्या बोलता है एम्प्लॉयर को कि एम्प्लॉयर तुम मेरे को जो सैलरी देते हो ना, उसमें से मेरा कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड का क्या कर लो, माइनस कर लो, और तुम ही एक बार में जमा कर दो। तो एम्प्लॉय बोलता है कि मेरे सैलरी में से मेरा प्रोविडेंट फंड काट के तुम रख लो और तुम ही प्रोविडेंट फंड में क्या कर देना, जमा कर देना। तो लॉ क्या बोलता है कि जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड काटेगा उस समय हम उसको क्या मान लेंगे, इनकम मान लेंगे।
बिजनेस इनकम मानेंगे, ठीक है। और जैसे ही वो जमा कर देगा कहाँ पे, प्रोविडेंट फंड में, तब हम उसको उसका डिडक्शन दे देंगे। आर वी थ्रू विद दिस? आर वी थ्रू विद दिस? सो यहां पे यही बात का डिस्कशन है कि अगर कोई भी सम, एनी सम, कोई भी तरह का सम जो एम्प्लॉयर रिसीव कर रहा है एम्प्लॉय से एज अ कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस या कोई भी तरह का फंड, सबसे पहले याद रखिएगा सच सम इज क्रेडिटेड टू एम्प्लॉयज अकाउंट इन द रेलिवेंट फंड। पैसा जमा करवाना है और याद रखिएगा आप ड्यू डेट के पहले पैसा जमा करा रहे हैं। लास्ट वाला समझ नहीं आया, लास्ट वाला समझ नहीं आया तो इधर देखिए, वंस मोर समझा देते हैं। ये है क्यूट सा एम्प्लॉयर, ठीक है, और ये है क्यूट सा एम्प्लॉय। ये इसको सैलरी देता है और ये लोग दोनों ही प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करवाता है। तो जब ये एम्प्लॉयर अपना पैसा डायरेक्ट जमा कर देगा प्रोविडेंट फंड में, एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन बनता है प्रोविडेंट फंड में देने का। तो एम्प्लॉय बोलता है एम्प्लॉयर को कि भाई साहब तुम जो मेरा सैलरी दे रहे हो उसमें तुम एम्प्लॉय का जो प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन है वो कट कर दो। तुम्हारे सैलरी का मेरे को जो सैलरी मिल रहा है उसमें से एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कट कर दो और कट करके अपने पास रखो। तो जब तक ये इसके पास रहेगा वो माना जाएगा इनकम, और जिस दिन एम्प्लॉयर जमा कर देगा प्रोविडेंट फंड में उसको दे देंगे उसका क्या, डिडक्शन। बोलने का मतलब है पहले इनकम में क्रेडिट होगा, बाद में जाके इसको आप डेबिट करेंगे एक्सपेंसेस से। आर वी थ्रू विद दिस? अब समझ आया? लेकिन जमा कब तक करना है, कुछ कंडीशन है। पहले जमा करो तब डिडक्शन देंगे, और रिटर्न के डेट से पहले जमा करो। यानी कि 22-23 अगर तुम्हारा प्रीवियस ईयर है, पैसा काटे हो, तो आपका रिटर्न कब तक होता है? सितंबर 23 लास्ट डेट होता है, जुलाई होता है इंडिविजुअल्स का। तो उस समय के पहले तक आप पैसा को जमा करवा दो, ठीक है। उसी तरह से ध्यान रखिए, जो मैं बोल रहा हूं वो ये बोल रहा हूं कि एनिमल्स जब आप खरीदते हो बिजनेस पर्पस के लिए तब आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलता। बाद में जब वो मर जाता है या यूज नहीं होता है तब आपको हम उसका डिडक्शन देंगे। बोलने का मतलब है हम एक शिप खरीदे जिसका प्राइस 2 लाख था, तो जब खरीदे तब डिडक्शन नहीं मिलेगा। मर गया, मरने पे उसके बॉडी को बेचा गया, बॉडी बेचने पे 1 लाख रुपया मिल गया, तो आपको डिडक्शन कितना का मिलेगा? 2 लाख खरीदे थे, 1 लाख पैसा मिल गया, आपको 1 लाख जो मिला बचा उसका डिडक्शन मिलेगा। तो यहां पे देखिए लिखा हुआ है एनिमल विच हैव बीन यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन अदर देन स्टॉक इन ट्रेड एंड हैव डाइड और बिकम परमानेंटली यूजलेस। द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एनिमल, जितना में खरीदे थे, और जितना अमाउंट आपको मिल रहा है उसके मरने पे, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, डिपेंड करता है। नहीं मिला तो पूरा डिडक्शन, मिल गया तो जितना बचा है उतना डिडक्शन। अच्छा, बैड डेट का डिडक्शन आपको मिलेगा, ठीक है, बैड डेट का आपको डिडक्शन मिलेगा, लेकिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। बैड डेट का डिडक्शन कब मिलेगा? जब वो ऑर्डिनरी कोर्स में लिखा हो कि आपका बिजनेस मतलब वो बैड डेट है, ठीक है, और बाद में वो रिटर्न ऑफ हो सके, ठीक है, तो आपको डिडक्शन मिलेगा। लेकिन किसी भी एंगल से बीबीडीटी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। बैड डेट अकाउंट्स में डिस्प्ले करो बुक्स में और डिडक्शन ले लो, लेकिन बाई चांस फ्यूचर में वो बैड डेट क्या हो गया, रिकवरी हो गया, तो उसको आप अलाउ कर देंगे डिडक्शन। जो भी बोलने का मतलब है, अगर कोई बैड डेट रिकवरी हो गया और वो एक ऐसा बैड डेट है जो बाद मतलब ऐसा बैड डेट है जिसका डिडक्शन मिला था, तो बैड डेट का डिडक्शन लिए थे, अब बैड डेट आ गया, तो ये बैड डेट का आपका क्या ड्यूटी बनता है? जब वो इनकम मान लेंगे उसको आप, किसका? पीजीबीपी का, जिस साल में वो रिकवर हुआ। आर वी थ्रू विद दिस गाइज? कम ऑन, आर वी थ्रू विद दिस? क्या हो गया, मर वर गए हो क्या? भाग यहां से।
मोटिवेशन नाम का चीज ही नहीं है तुम लोग में। अपना करियर है बे, उठो जगो, कोई नहीं आएगा घर में रोटी खिलाने, फेंका जाओगे, फेंका जाओगे, कोई नहीं पूछेगा, पर्सनल है ये, करना ही पड़ेगा, उठो। डिप्रेशन नाम, ये सब नया नया टेक्निक सीखा आज का जनरेशन, डिप्रेशन, ये सब नया नया टेक्निक मत सीखो। डिप्रेशन रहना चॉइस होता है। आपको लगता है हमको डिप्रेशन से बाहर, अगर हम डिप्रेशन में है तो हमको उसको बाहर निकलने का कुछ तो करना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं। और डिप्रेशन इतना प्यार से यूज करते हो ना वर्ड, पढ़ाई अगर तुम्हारे लिए डिप्रेशन है, बाप रे बाप, जिंदगी में तुम तो फिर खत्म हो जाओगे रे, तुम तो मर वर जाओगे। ये तो कुछ नहीं है, ये लोड फिर भी ठीक है, ये तो एक तुम्हारा गोल्डन पीरियड है, ये अच्छा समय चल रहा है सबका, ये पढ़ाई का गोल्डन पीरियड है, सभी को है। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर फॉर एम्प्लॉइज बाय अ कंपनी, याद रखिएगा फैमिली रिलेटेड, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर करने वाला कौन है? कंपनी। इसका डिडक्शन सिर्फ कंपनी को दीजिएगा, डन है। अब सुनो, इसका कंडीशन का जरूरत नहीं है। अच्छा, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अगर पे करोगे तो डिडक्शन मिल जाएगा, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अगर पे करोगे तो डिडक्शंस मिल जाएगा। डन है क्या अच्छी तरह से? श्योर। अब आ जाइए जनरल डिडक्शन, और इसके साथ हमारा जो डिडक्शन एक्सपेंसेस अलाउड है वो पूरा कंप्लीट हो गया। जनरल डिडक्शन 37, मैंने आपको एक लिस्ट दिया था जो बहुत ही बेहतरीन तरह से है, मैं यहां से पढ़ाऊंगा, वो आप सेल्फ स्टडी करोगे, उसमें लिस्ट रेडी पड़ा है, ठीक है। मैं यहां से आपको बता देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। फैमिली प्लानिंग का डिडक्शन आपको मिलेगा जितना आप कर रहे हैं, लेकिन कितना इंस्टॉलमेंट में मिलेगा? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, ये याद रखिएगा बस। जनरल डिडक्शन अंडर सेक्शन 37, जनरल डिडक्शन अंडर सेक्शन 37, एनी एक्सपेंडिचर, कोई भी तरह का खर्चा जो कवर नहीं है 30 से 36 में, ऐसा कोई भी खर्चा जो कवर नहीं है 30 से 36 में, आपको उसका डिडक्शन मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए और पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत ही लकी बात है अगर आप दिमाग में डालिएगा, क्योंकि 30 से 36 में बहुत हरी तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर ही आपको दिखा है, ठीक है। 30 और पर्सनल एक्सपेंसेस ऐसे भी कवर नहीं है, और आप जो भी खर्चा कर रहे हैं उसको आप पर्पसली यूज कर रहे हैं, मतलब एक्सक्लूसिवली यूज कर रहे हैं, किसके लिए? बिजनेस और प्रोफेशन में, तब आपको डिडक्शन मिलेगा। अगर कोई भी तरह का डिडक्शन, मतलब कोई भी तरह का पेनल्टी अगर आप दे रहे हैं ऑफेंस करके, पेनल्टी, फाइन, या फिर ऐसा कुछ कर रहे हैं जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, एनी ऑफेंसेस या फिर एनी प्रोहिबिशन बाय लॉ, उस पे आप कुछ लॉ तोड़े हो और उसका अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। फर्दर क्या बोल रहा है कि कंपनीज में जो कोई भी खर्चा करता है, किससे रिलेटेड बताओ? CSR से रिलेटेड, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस पे जो आप खर्चा करते हो इसका भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। और कोई भी अलावेंसेस का डिडक्शन नहीं मिलेगा, मतलब आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर SSC एडवर्टाइजमेंट करता है ब्रोशर में या किसी में भी थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज, तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। सेक्शन 37 बहुत ही क्यूटनेस ओवरलोडेड सेक्शन है। वो एक सिंपल सा बात बोलता है कि सेक्शन 30 से 36 में आप कवर नहीं होने चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा नहीं होना चाहिए, और दूसरा पर्सनल एक्सपेंसेस कवर नहीं होना चाहिए, तो आपको सारा डिडक्शन मिलेगा। पॉइंट क्या है भैया, जो 30 से 36 में कवर नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं, उसका डिडक्शन 37 में मिलेगा। लेकिन हम लोग पता कैसे करेंगे? अरे भाई उसी के लिए तो लिस्ट दिए थे तुमको प्यार से निकाल के हम, वो 37 में जितना लिस्ट है वो सारा डिडक्शन, मतलब वो सारा खर्चा का डिडक्शन 37 में मिलेगा।
क्लियर है? आई होप सबके पास होगा वो, आप उसको गो थ्रू करेंगे, वो 37 में मिलेगा, ठीक है। बाकी सब आपको यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आज का क्लास हम इतना एंड करेंगे, मेरे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, सी यू टुमारो। और जब कोई इंसान इसको यूट्यूब वगैरह में देखे ना, तो कुछ आपसे सब्सक्रिप्शन या सब्सक्राइब करने का उम्मीद नहीं करेंगे, बस मेहनत को मोटिवेट करने के लिए एक लाइक कर दीजिएगा बस, ठीक है। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।